सत्ताधारी पार्टियां थी, उन्होंने 35 से 370 की आड़ लेकर के उनको लगा कि शायद ये हमारे वोट, क्योंकि उस समय, अब बात चलेगी तो बहुत सारे विषय जुड़ जाते हैं, तो हम तो फिर वो छेड़ेंगे तो दूसरी तरफ चले जाएगी। हकीकत यह है कि 1947 में रिगार्डलेस ऑफ द कम्युनिटी, आम जनता में इसका विरोध हुआ। टू नेशन थ्योरी कहा गया, लेकिन मुसलमान तबके में एक बहुत बड़ा फोरम बना था, प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम, जिसमें कैफी आजमी थे, जानिसार अख्तर थे, साहिर थे, मोहसिन भोपाली थे। उन्होंने बड़ा जोरदार इसका विरोध भी किया था। और फिर साहिर तो एक साल के लिए पाकिस्तान चले गए, 1948-49 में वापस आए, लेकिन ही फेल्ट सो डिसगस्टेड द पार्टीशन एक्चुअली हैपेंड। तो उन्होंने एक नज़म लिखी कि वो लोग गए, वो दौर गया, वो लोग गए इस धरती से जिनका नारा बंटवारा था, यानी इट्स अ गुड रिडन्स दैट वी दे हैव लेफ्ट। लेकिन उस समय क्योंकि कुछ एक लोगों की महत्वाकांक्षा थी, और ये घटनाक्रम चूंकि ये शरणार्थी भाइयों ने देखा था, इसलिए उन्हें वंचित रखा गया। दूसरी बात शायद हमारे ध्यान में है कि नहीं, ये 10 साल का अंतराल आया है पिछले विधानसभा चुनाव और इस विधानसभा चुनाव के बीच में। इसमें राजनीतिक प्रक्रियाओं को लेकर के 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, विच देमसेल्व्स हैव अ स्टोरी टू टेल। लगभग 60 वर्ष के बाद जिला परिषदों का गठन हुआ, और यह भी कभी कोई विश्लेषण किया जाएगा कि जब सारे देश में जिला परिषदें गठित थी तो यहां की गई। और साथ ही साथ पहली बार 73 और 74 संशोधन पंचायती राज एक्ट का यहां लागू हुआ। और ये पंचायती राज एक्ट कांग्रेस की सरकार ने लाया था, राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री थे। 2-3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो राजीव गांधी ने किए थे, 1-2 में से तो विफल हो गए। एक असम अकॉर्ड था, दूसरा श्रीलंका अकॉर्ड था, विच ऑल्सो कॉस्ट हिम हिज लाइफ, और तीसरा था ये। और यहाँ पर कांग्रेस और उनकी सहयोगी सरकारें थी, लेकिन अपनी ही पार्टी के द्वारा किया गया निर्णय यहाँ लागू नहीं किया गया, क्योंकि जब 73-74 अमेंडमेंट लगता है तो केंद्र से जो राशि निर्धारित की जाती है स्थानीय इकाइयों के लिए, वो सीधे सीधे प्रतिनिधियों के पास जाती है, चाहे पंच हो, सरपंच हो, काउंसलर, और ये ना लगने से वो सीधी सीधी मुख्यमंत्री की तिजोरी में रहती है। सो दैट ऑल्सो इन अ वे टेस्टिफाइज हाउ 370 वॉज बीइंग यूज्ड। और ये वही लोग हैं, एक दल कहता था सेल्फ रूल, और साथ ही साथ 73-74 नहीं लगाना, डीडीसी नहीं बनने देना। तो जो सेल्फ रूल जो धरती से ही ना जन्मा हो, जो ग्रास रूट ही ना हो, तो सेल्फ रूल कैसा? कि जो आंख ही ने टपका वो लहू क्या है, गालिब ने कहा। तो दिस वाज रूल ऑफ द सेल्फ पॉसिबली। और दूसरा दल कहता था ऑटोनॉमी, यानी खुद मुख्तियारी। तो जब आपने नागरिक को खुद मुख्तियार नहीं रहने दिया, तो आप किसकी खुद मुख्तियारी का बात कर रहे हैं? तो खुद मुख्तियार खुद हो गए, उनका खानदान हो गया। तो फिर गालिब याद आ गया कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन आसमां क्यों हो। सो दे वर contradicting themselves and were conveniently believing that they are not being noticed. और आज यदि जम्मू संभाग की बात करें तो पहली बार जम्मू के मतदाता एक नए अंदाज से उसके अंदर आत्मविश्वास जगा है, और एक नए मिजाज का सेल्फ कॉन्फिडेंस। और वो शायद इसलिए कि बरसों के भेदभाव, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अदर फैक्टर्स, उनके कारण उसके मनोबल को निर्बल कर दिया गया, उसकी जहनियत में गुलामी की तासीर आ गई, उसके अंदर एहसास कमतरी आ गया। एंड दैट जम्मू प्राइड विच इज सो लाउडली टॉक्ड अबाउट सफर्ड फ्रॉम साइलेंट वुंड, वो कहने की स्थिति में भी नहीं रहा। और ये 10 सालों में जो बदलाव है, जैसे अभी हमारे एंकर कह रहे थे, इसके पीछे बड़ी इच्छा शक्ति और निरंतरता रही है मोदी की। There has been conviction, there has been courage of conviction, there has been consistency and perseverance to change these things, not only on the ground, also at the mental level, at the psychological level.
और पहले जम्मू संभाग को हमेशा ये शिकायत रहती है क्योंकि 10 वर्षों में एक नई पीढ़ी जन्म ले गई है, शायद उनको वो परवान चढ़े होंगे जब 10 बरस पहले 5-4 बरस के होंगे तो नहीं, शायद याद ही नहीं कि उस समय का क्या मंजर था। कोई ऐसा महीना ना गुजरता जब कोई ना कोई हड़ताल ना होती, कोई ना कोई प्रोटेस्ट ना होता, कोई ना कोई आंदोलन ना होता किसी ना किसी वजह से। शिकायत एक ही रहती कि जम्मू को नहीं मिला, दूसरी तरफ मिला, चाहे वो केंद्रीय राशि थी, चाहे वो विकास के प्रोजेक्ट्स थे, चाहे वो नौकरियों को लेकर के था। और इतना ही नहीं, एज आई सेड दिस वाज वुड वाज बीइंग सफर्ड साइलेंटली। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पहले से चल रही थी उनको भी षड्यंत्र के तहत रोक दिया गया। उदाहरण के तौर पर आपका डोगरा सर्टिफिकेट को लेकर के जो बहुत डोगरा के पैरोकार हैं कांग्रेस में भी दूसरों में, वही जिम्मेवार हैं इसको रद्द करने के। It was Congress-led government coalition in Jammu and Kashmir, and the Dogra certificate had been very scientifically devised क्योंकि अंग्रेजों ने जब फौज की रेजिमेंट्स बनाई तो they identified the different races which were partial by inheritance। तो गुरखा रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, डोगरा बना, सिख रेजिमेंट, और उस रेस के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स थे उसके मुताबिक क्राइटेरिया भी फिक्स किया गया। जैसे गोरखा के लिए कद कम हो तो कोई बात नहीं, एलिजिबिलिटी फिर भी रहेगी, इसी प्रकार डोगरा के लिए। लेकिन यहां पर एक समान कानून हो, नियम हो, उसकी आड़ लेकर के इसको समाप्त कर दिया गया। इसी तरह शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट, क्योंकि अक्सर हम मीडिया में भी ज़्यादा दिलचस्पी ये रहती है कि किसने किसको गाली दी और फिर उस गाली का जवाब क्या दिया कि आपको गाली दी कैसा लगा, तो वो कहता है मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो सारा समय हमारा उसमें गुजर जाता है और डिबेट के लिए भी आसान रहता है, ना उसमें अध्ययन करना ना कुछ करना। और कई बार सोशल मीडिया और मीडिया ये भी समझने लगता है कि वही बना सकता है, बिगाड़ सकता है किसी को एमपी या विधायक। तो इस कारण कहीं ना कहीं जमीन से छूट जाता है। शाहपुर कंडी इज द मच वन ऑफ द लीस्ट रिपोर्टेड केसेस। इट्स अ केस हिस्ट्री इन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई, सदर अयूब खान वहाँ से और यहाँ से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में, तो 3 दरिया गए थे पाकिस्तान को, झेलम, सिंधु और चिनाब, और 3 नदियाँ हमारे हिस्से में आई, रावी, सतलुज, ब्यास। और ये अपेक्षित था कि अपना अपना पानी हम इस्तेमाल करें। और इसकी योजना लगभग 1970 के, क्योंकि 60 में वो संधि हुई, 70 में इसकी योजना बनी, लेकिन 40 और नतीजा ये कि सारा का सारा हिंदुस्तान के हिस्से का रावी दरिया का पानी पाकिस्तान जाता था। और हम 9 बजे की डिबेट में बैठ के कहते थे कि पाकिस्तान का पानी रोक दो। मोदी जी के आने के बाद हमने एक छोटा सा नोट वहां पे सबमिट किया कि साहब ये जो हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि पाकिस्तान, उसके उपरांत 1 जनवरी 2016 को इंटरव्यू कर दिए गए, क्योंकि अक्सर ये शिकायत आया करती थी कि 100 अंक लेता है रिटर्न में बच्चा, उसको फेल करके नीचे कर दिया। और जहां लेन देन हो, जहां भाई भतीजावाद हो, जहां पक्षपात हो, उसको इंटरव्यू में 100 नंबर दे दिए जाते हैं। देश भर में वो 1 जनवरी 2016 से लागू हो गया, वो दैट वाज आल्सो डीओपीटी सर्कुलर। यहां पर वो लागू हुआ गवर्नर लगने के बाद, एंड दैट प्रोवाइडेड ए लेवल प्लेइंग फील्ड। उसका नतीजा आपके तो भी है। आपके पुंछ से ही पिछले साल ऑल इंडिया रैंक 11 नंबर पे एक लड़की आई, यूपीएससी। यस, इसी प्रकार आपकी जो पब्लिक सर्विस जम्मू कश्मीर की लिस्ट है, उसमें उतने ही बच्चे यहाँ के भी आ रहे हैं, उतने ही बच्चे वहाँ के। हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बिलावर रसूली से 1 दर्जन से अधिक सेल्फ इंस्पेक्टर आए। वो तो चौंक गए कि हुआ क्या है, दे कुडंट ट्रस्ट देम, दे कुडंट बिलीव इट कि भाई ऐसा कभी होता, कि वो तो समझौता कर बैठे थे कि उसी तरफ से बच्चे लगेंगे। सो ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड मिला है 10 बरस से, उससे नौजवान का हौसला जागा, उसकी एस्पिरेशन जागी, और उसको ये महसूस हुआ कि इफ गिवन अ चांस आई स्टैंड इन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसी प्रकार रोजगार को लेकर के अच्छा लगता है कहने में, हम भी सियासतदान कह देते हैं इलेक्शन में कि हम सबको नौकरी देंगे, लेकिन किसी भी मुल्क में दुनिया के कोई भी सरकार हर नौजवान को तनख्वाह याफ्ता नौकरी विल गो ऑन फॉर द होल डे। आई थिंक नाउ इज द टाइम ऑफ रेकनिंग फॉर जम्मू एंड कश्मीर, पर्टिकुलरली फॉर जम्मू,
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ का गठन किया था तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या ख्याल आया, और गुरुजी के साथ उनकी बड़ी लंबी चर्चा भी हुई थी जो आरएसएस के मुखिया थे। तो बोला अगर आपको चुनाव ही लड़ना है तो हिंदू महासभा है और बहुत सारे दल। तो श्यामा प्रसाद ने यही कहा था कि हम हर बार ये कहते रहेंगे एक विधान एक निशान और बहुत सी हमारे मुद्दे, लेकिन जब तक हम सत्ता के भागीदार नहीं बनेंगे हम अपना एजेंडा लागू नहीं कर पाएंगे। और 1952 के चुनाव में जब उन्होंने प्रवेश किया और केवल 3 सदस्य लोकसभा में चुन करके गए, एक तो मुखर्जी स्वयं थे साउथ कलकत्ता सीट से आए हुए, 2 और, तो उनको किसी मीडिया वाले ने पूछा कि डू यू रिग्रेट योर डिसीजन? उन्होंने कहा नहीं, आप देखो हिंदुस्तान की आबादी कितनी है, उस वक्त लगभग 50 करोड़ थी, तो बोला उसको तकसीम करो लोकसभा की सीटों से और फिर देखो 3 सदस्यों के पीछे कितने लोग हैं, इसका मतलब ये होगा इतने लोग मेरे साथ चलने शुरू हो गए। और यही बात, नाउ इज द टाइम फॉर जम्मू टू लिव अप टू द बिलीफ ऑफ मुखर्जी एंड टू रियलाइज दैट बिलीफ and to realize that Jammu it is important now to control the decision making in the power structure, और वो तभी संभव है कि यदि हमारा उसमें सहयोग, अपॉर्चुनिटी फॉर जम्मू। अब जहां तक हमारा संकल्प पत्र है, then I'll conclude. I think how many of us has realized it's a beautiful blend of tradition and modernity, संस्कार एंड समृद्धि। उसमें परंपरा भी है, उसमें आधुनिकता भी है, उसमें संस्कार भी है, उसमें समृद्धि है। एंड दिस इज फॉर अस नाउ टू रियलाइज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द संकल्प पत्र कहते हैं बट कॉमन पार्लेज में कंपेयर टू द मैनिफेस्टोज ऑफ द अदर्स। अब उसमें जाएंगे तो फिर बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन केवल एक उदाहरण देके वो विषय समाप्त करेंगे। हमारे संकल्प पत्र में है मां सम्मान निधि, कि घर की जो बुजुर्गों की सबसे वरिष्ठ महिला बुआ है, फूफी है, माता है, दादी है, उसके नाम प्रति वर्ष 18,000 रुपये की राशि जमा करा दी जाएगी। अगर आप उसको गहराई से सोचें, एक आर्थिक सहयोग तो है ही है उस वृद्ध अवस्था में, लेकिन साथ ही साथ ये एक आस्था का भी विषय है। अब माँ का किया कोई चुका नहीं सकता, लेकिन ये एक तरह का ये जाहिर करने का प्रयास है कि माँ हम तेरा किया चुका तो नहीं सकते, लेकिन तेरे प्रति जो हमारी श्रद्धा है उसके लिए ये छोटी सी भेंट अर्पण है। और दूसरी तरफ देखिए, वो कह रहे हैं हम 35 वापस लाएंगे, 370 वापस लाएंगे, कम से कम कोई महिलाएं उठ करके बोलती कि उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि हम अपनी बेटियों को अपनी जगह से बेदखल कर देंगे। इन टूडेज एज एंड टाइम्स when Modi is carrying India to a global platform, क्या ये किसी को स्वीकार होगा? धर्म कोई हो, रात कोई हो, मजहब कोई हो। और ये वक्त था कि हम इस आवाज को बुलंदी से उठाते चुनाव अभियान के दौरान भी। और किस माँ को ये मंजूर होगा, चाहे उसका कोई भी मजहब हो, कोई भी जात हो, कि उसकी बेटी अगर बाहर ब्याह करती है तो उसके माता पिता की हक से वंचित कर दिया जाता है। और इसी प्रकार जहां बुजुर्गों की चिंता है, इस संकल्प में युवाओं की भी है। 10 से 20 हजार की सहायता सहयोग किया जाएगा अगर आपको यूपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन की कोचिंग लगे। एवरेज जो कोचिंग होती है, जो आज के बड़े बड़े ट्यूटोरियल करते हैं, उसमें पूरा पैकेज अगर आप देखें तो 5-7 लाख रुपया लग जाता है। हालांकि आई एम पर्सनली नॉट इन फेवर दैट, मैंने कहा भी है कि इसका रिट्रोस्पेक्टिव करो कि माता पिता क्या होता है कि सुबह सैर करते कोई निकलता है, उसको कह देता है मेरा अपना बच्चा आकाश में डाला तो उसके दिमाग में घूम रहा है। लेकिन आई बीन सिटिंग विद द 20 टॉपर्स फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। लेकिन फिर भी जो देहात में रहने वाले बच्चे हैं वो अपने आप को वंचित ना महसूस करें, ये प्रावधान भी इसमें है। और इसलिए बिफोर वी कंक्लूड, प्राइम मिनिस्टर इज ऑफन टॉकिंग ऑफ विजन 2047 फॉर इंडिया। So what is the vision for the next 5 years and vision 2047 for Jammu and Kashmir? हम अक्सर बात करते हैं, बात करना अच्छा भी लगता है, एंड दैट इज टेकन वेरी वेल कि हम 5वीं इकॉनमी है, हम चौथी हो जाएंगे, हम तीसरी हो जाएंगे। और ये सच है कि in 2014 we were considered among the fragile 5. Today we are top 5.
लेकिन कभी आपने ये साइंटिफिकली सोचा कि हम चौथे नंबर, तीसरे नंबर, फिर नंबर 1 पे कैसे आएंगे? वो वैल्यू एडिशन कहाँ से होगा? और अगर आप इस पर गहराई से सोचेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि वो सारे के सारे सरमाए जो एग्जॉस्ट हो चुके, जो सैचुरेट हो चुके, उनसे वैल्यू ऐड नहीं होगी। वैल्यू ऐड होगी उन रिसोर्सेज से जिन्हों अभी तक ना तराशा गया, ना तलाशा गया, ईदर रिमेन अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड। और उसमें 2 मुख्य तौर पर रहेंगे भारत के लिए। एक हमारा मेरीन रिसोर्स, 500 किलोमीटर लॉन्ग, उड़ीसा बंगाल से शुरू करके गुजरात महाराष्ट्र तक। We have an ocean called Indian Ocean. I was talking to some of the visiting delegation from Australia. I said, your country is known as Australia. Australia is a country, Australia is a continent, Australia is an island, but your ocean is not known as Australian Ocean. क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने ये उस समय भापा कि there is immense wealth lying inside, minerals, metals, biodiversity. और इसी सरकार ने डीप सी मिशन की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने 2 बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निरंतर 2022 और 23 में डीप सी मिशन का जिक्र लाल किले से किया। उसकी उतनी रिपोर्टिंग नहीं हुई जितनी नहीं होनी चाहिए, फॉर रीजंस नोन टू ऑल ऑफ अस। तो ये रिसोर्स वहां से आएगा। और दूसरा होगा हिमालयन रिसोर्स, जिससे जुड़ता है हमारा अरोमा रिसोर्स, जिससे आती है लेवेंडर की बात, जिससे आती है बैंगनी क्रांति। और ये जो हिमालय की गोद में बसने वाले राज हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, हिमाचल है, इनके रिसोर्सेज एक्सप्लोर होंगे। और इन्हीं 10 वर्ष बेरोजगारी तो हर चुनाव में होता रहेगा, क्योंकि हर नौजवान को बेरोजगार, आप हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, इफ दैट इज द कॉन्सेप्ट। बट रोजगार डज नो 2 वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन द सेम। एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन अ गवर्नमेंट जॉब, स्ट्रिपिंग डजंट नॉट मीन अनक्लोथिंग। तो किसी भी लफ्ज का एक जैसा मतलब नहीं है। तो रोजगार के जरिए उपलब्ध करवाना वो है, और वो झलकता है सरकार की नीयत में और नीति में। और ये जो स्टार्टअप की बात की गई वो उसी के ताल्लुक से है। जो रोजगार मेला का शुरू हुआ क्रम वो भी उसी के ताल्लुक से। और एक इंसाफ पसंद तरीके के साथ रोजगार मुहैया किया जाए, जिसकी जो प्रतिभा है, योग्यता है और जितना परिश्रम करने का उसमें मादा है, क्षमता है, उसके अनुसार। एंड आई थिंक पीपल आर नाउ वॉचिंग, क्योंकि कोई ऐसा है कि जो आम इंसान है, वोटर, वही मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस एंड समटाइम्स मीडिया आल्सो इज स्टिल वर्किंग ऑन द लाइंस ऑफ द लास्ट इलेक्शन। वोटर ये समझता है कि कितनी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ उसके लिए काम किया जा रहा है। हर जब बाप ये समझता है कि मैं अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनाऊं, तो कोशिश करता है, पहले वो उसका वो इम्तहान देता है, सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता, फिर वो दरवाजे खटखटाता है प्राइवेट कॉलेजेस के, तो वो डोनेशन मांगते हैं, वो भी नहीं हो पाता, इधर उधर हाथ मारता है, वो भी नहीं हो पाता। थक हार के कहता है बेटे को, चल बेटा तू अब BSc कर ले, वो करता है। लेकिन बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मेरा बाप दुष्ट है, क्योंकि उसे ये तसल्ली है कि देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट मेड। एंड आई थिंक मोदी गवर्नमेंट हैज सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग दैट ट्रस्ट एंड दैट क्रेडिबिलिटी। और उसके चलते ही रोजगार। और जहां तक इफ यू गो स्टैटिस्टिकली, ये जितने स्टार्टअप्स की अपॉर्चुनिटीज आई हैं आउटसाइड द गवर्नमेंट सेक्टर, ये भी आई हैं। टुडे स्पेस सेक्टर, जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, इट्स बिकम अ ह्यूज ल्यूक्रेटिव एरिया। और शायद यहाँ पे भी लोगों को मालूम नहीं है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला स्पेस टेक्नोलॉजी टीचिंग सेंटर हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में बनाया, कश्मीर में नहीं बनाया। लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई, किसी अखबार ने रिपोर्ट भी नहीं किया। और उसका नाम सतीश धवन सेंटर रखा, इसलिए कि दैट इज ऑल्सो वेरी लिटिल नोन फैक्ट दैट सतीश धवन बिलोंग टू श्रीनगर। तो श्रीनगर से वो 60 के दशक में बंगलौर चले गए थे। उस समय बड़े खतरी फैमिलीज रहती थी श्रीनगर में, चोपड़ाज रहते थे, विधु विनोद, रामन सागर, चंडेल, तो ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज फैमिली। तो अब उसमें 150 का एडमिशन होता है थ्रू IIT JEE। पहले सिर्फ ट्रिवेंड्रम में ऐसा था। 150 की 100% जॉब प्लेसमेंट और 75 to 80% यूज टू गो टू नासा, जो अमेरिकन एजेंसी। अब तो यहाँ पे भी उसके अवसर बन गए। तो ये सब काम 10 वर्षों में ही हुए हैं। जो एरियाज अनअटेंडेड थे, विच कुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड, आर नाउ बीइंग एक्सप्लोर्ड। नहीं, हम ये एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी जम्मू कश्मीर में भी होगी वो यही होगी, ये जो अनएक्सप्लोर सेक्टर्स हैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया जाए, ताकि एंटायर जम्मू कश्मीर के युवाओं को एक नई दिशा में रोजगार मिल सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर तो टोटली अनएक्सप्लोर्ड है, और खासतौर से जम्मू संभाग, बिकॉज ऑफ द
डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड एंड वैरायटी ऑफ अदर रीजंस। इसको तो कभी, अब जैसे मैंने लिथियम का उदाहरण दिया, तो लिथियम तो रातों रात पैदा नहीं हुआ, वो पहले भी वहीं था, ये पहाड़ भी पहले थे। लेकिन इच्छा शक्ति की कमी थी। अब वो प्रायोरिटाइजेशन आई है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक मेजर चेंज है एंटायर जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर प्रोविंस में जिस तरीके का मेजर चेंज आपने भी खुद अपनी इनॉग्रल स्पीच में कहा है, व्हाट नेक्स्ट नाउ? ये 5 साल हमारे पहले जो थे कार्यकाल के, वो निकल गए पिछले के बैगेज को उतारने में। जब हम 26 मई 2014 को शपथ ग्रहण हुआ शाम को, मैंने एक छोटा सा पीस लिखा था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ जर्नी फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। और 6 बजे 6:30 का समय था, और धीरे 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 जैसे सायंकाल ढलने लगा और शाम के साय लंबे होते गए, तो यकायक कैसे लगा कि उजाला हो गया, कि सूर्योदय हो गया। इतने सारे टेलीविजन ऑन हो गया। आई थिंक दैट वाज द मोस्ट वाइडली वॉच्ड स्वेयरिंग इन सेरेमनी अक्रॉस द वर्ल्ड एवर। और उस समय लोगों में हताशा थी। हिंदुस्तान में खासतौर से युवा इस इंतजार में रहता कब मौका मिले तो विदेश चला जाए। इतना ज़्यादा कि भाई यहाँ तो घोटाले ही होने हैं, यहाँ तो वंशवाद ही चलना है। तो इम्पॉर्टेंट वॉज टू रिस्टोर दैट फेथ इन डेमोक्रेसी ऑल्सो इन द पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन। 5 साल वो हो गए। फिर जो पिछले स्कैंडल्स थे उनकी भरकाई में अगले 5 साल में वी हैव ट्राई टू क्रिएट न्यू स्ट्रक्चर। अब समय आएगा टू कंसोलिडेट ऑन दैट, एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। अगर हम फ्रजाइल 5 से फर्स्ट 5 में आए, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद यहाँ के ऑडियंस को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती। आजकल तो एविडेंस बेस्ड युग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है एक, एंड आई एम टॉकिंग द वर्ल्ड पैरामीटर्स। वी वर 81 इन 2014, वी हैव जम्प्ड 41 प्लेसेस अप, टुडे वी आर 40। बायो इकोनॉमी जो आने वाली रेवोल्यूशन है इंडस्ट्री की, वो बायो इकोनॉमी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होनी चाहिए। शायद किसी का दिमाग इस तरफ गया नहीं है, जैसे 90s के दशक में आपकी आईटी रेवोल्यूशन थी, वी चेंज द एंटायर सिनेरियो। आने वाले समय में बायो इकोनॉमी होगा। आप माइक्रोब्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, वो काम शुरू हो गया। एनिमल फ्री मिल्क एक बेंगलोर की स्टार्टअप ग्रुप ने बनाया, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी। आने वाले समय में आपको मटन खाने को मिलेगा, वेजिटेरियन मटन। ये सारा लैब में बनेगा और वो रेवोल्यूशन होगी। उसमें वी वर जस्ट 50 स्टार्टअप्स इन 2014, नाउ वी हैव गॉन अप टू 600। वी आर द फर्स्ट टू हैव अ बायो इकोनॉमी पॉलिसी, बायो E3 उसको कहा गया, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। एंड G20 जब हुआ पिछले साल, तो प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल बायो एक प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की। सो अब वो वक्त आया है कि नाउ वी आर एट पार विद अदर कंट्रीज। और ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि अक्सर हम उस तरफ भी तवज्जो नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी अध्ययन का समय नहीं रहा किसी को। एंड देयर आर इनफ एविडेंसेस टू मेक द यंगस्टर्स अंडरस्टैंड। उदाहरण के तौर पर टेक्नोलॉजी में हम पहले 10-15 साल पीछे रहा करते थे। उसका सबसे उम्दा मिसाल है कि आजकल जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और आप देखते हैं वो डिबेट होता है। जो 1960 का डिबेट हुआ, इन विच जॉन कैनेडी टर्न द टेबल्स ऑन रिचर्ड निक्सन। Richard Nixon was a very strong candidate, but Kennedy, because of his charisma, his oratorial skills, एक डिबेट हुआ और कैनेडी जीत गए। और 1960 में हिंदुस्तान में ना ये मालूम था कि टीवी क्या है और ना है क्या डिबेट है। यहाँ 70 के दशक में शुरू हुआ कोई थोड़ा सा चित्रहार हफ्ते में एक बार, लेकिन आज वो नहीं है। आज क्वांटम टेक्नोलॉजी में वी आर अमंग द 5 or 6 nations in the world who have already got themselves initiated. स्पेस सेक्टर में पहला मानव चांद की धरती पर 1969 में उतरा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिकन, जिसने पैर रखते ही धरती पे कहा था कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन, जाइंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। और 1969 वो साल था जब हमारे इसरो का गठन हुआ, वी वर गेटिंग बॉर्न। लेकिन आज देखिए, आज हम अमेरिका से पहले साउथ पोल में पहुंच गए, साउथ पोल में। सो देयर इज अ क्वांटम, बिकॉज इतना फोकस्ड और कंसिस्टेंसी के साथ मोदी जी ने इसको पुश दिया इन द लास्ट 10 years, एंड इसी से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। एम्प्लॉयमेंट अलग से नहीं होगी। अब आपने सेक्टर जो हमारा का फर्स्ट 100 days का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया, 1000 करोड़ हैज बीन ईयरमार्क्ड फॉर स्पेस स्टार्टअप्स। एंड जो हमारे पहले हैं, जैसे हमारा पहला स्काई रूट था, पहला स्पेस स्टार्टअप, वो तो अब अपने प्राइवेट रॉकेट बनाने की फैक्ट्री खोल बैठा हैदराबाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास युवा में
प्रतिभा है, योग्यता है, क्षमता भी है। 2014 से पहले हमारा नौजवान जो बाहर जाता था तो अपनी पहचान करवाने में संकोच करता था, अपना तारुफ देने में संकोच करता था। अब क्या हो गया है कि हिंदुस्तानी कहलाने से आपके जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो जाते हैं। मैं जर्मनी में गया तो आई फाउंड दैट ऑल दी देयर वर 12 फूड आउटलेट्स हिंदुस्तानी। तो मैं इन्हीं युवाओं से मिलता हूँ, इन्हीं से सीखने को मिलता। तो मैंने पूछा भैया इतने यहाँ हिंदुस्तानी तो है ही नहीं, वहाँ पे डायस्पोरा बहुत कम है। तो वो हंसने के बोले सर ये हिंदुस्तानी को खिला के थोड़ी काम चल रहा है, हमने अंग्रेज़ों का टेस्ट बदल दिया। कहने का मतलब ये कि उनके पास इतना एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और फिर कोई भी ऐसा स्टार्टअप ग्रुप नहीं है जिसमें हिंदुस्तानी बच्चे बच्चियाँ ना हो। तो मैंने एक यूरोपियन को पूछा कि वाई डू यू प्रेफर इंडियन चिल्ड्रन, उसने फिर बहुत सारे पॉइंट, और आखिर में बड़ा दिलचस्प उसने कहा दे डोंट टेक अ वीकेंड ऑफ। हमारे बच्चे फ्राइडे इवनिंग गायब हो जाते हैं, मंडे मॉर्निंग वापस आते हैं। तो कहने का ये है कि हमारे पास कैपेसिटी भी थी, टैलेंट भी था, पोटेंशियल भी था, लेकिन उसको चैनलाइज नहीं किया गया था। और डॉक्टर साहब पोटेंशियल की बात हो रही है तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इंटायर जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस में, कश्मीर प्रोविंस में। और उसमें सबसे बड़ा अगर हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर फोकस करें, एक बड़ी दुविधा है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको लेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और सारी मिनिस्ट्री हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को भी चिट्ठियाँ लिखी जा रही है कि इंडस वाटर ट्रीटी पर काम किया जाए। क्या है नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्योंकि ये एक मेजर फोकस रहेगा हमारा। इसके ताल्लुक से ये बात मैं आपको बता दूं, शेयर करूं कि किश्तवाड़ इज सून गोइंग टू बी द पावर हब ऑफ नॉर्थ इंडिया, और वो भी सारा इन 10 सालों में हो। 1000 मेगावाट का पक्कल डोल, 850 मेगावाट का रेटले जिसे रोक दिया गया था फिर से शुरू हुआ, क्वार प्रोजेक्ट, कीरू प्रोजेक्ट, दूल हस्ती का अगला फेज। और इससे बिजली हम बाहर अपनी भी सफिशिएंट होगी, बाहर भी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक गार्डगिल फार्मूला होता है बिजली के लिए, 50% अपनी, 35% पड़ोसी राज्य और बाकी ग्रिड में जाती है। और किश्तवाड़ जैसे शहर में अब हवाई अड्डा बनने वाला है, उड़ान स्कीम पे थे। तो आप देखिए, आपने ठीक कहा कि ये रिसोर्सेज एक्सप्लोर नहीं हुए, और वहीं पर सफायर की माइन भी है जी। तो इंडस वाटर ट्रीटी की रही, और उसमें कई अनेकों कारण रहे, कुछ पॉलिटिकल भी रहे होंगे। जैसे मैंने कहा शाहपुर कंडी बनाने से हमें कोई रोकता नहीं था, वो तो हमारे हिस्से का पानी था, लेकिन शायद उसका लाभ चूंकि अधिकतर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को पहुंचता, इस तरफ कठुआ और सांबा, और पंजाब की तरफ गुरदासपुर, अब तो वहाँ पठानकोट भी अलग जिला बन गया, तो ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रमुखता था, इसलिए इसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। लेकिन धीरे धीरे अब उस लाइन पे चलना शुरू हो गया। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि नई गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में जो जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्ट की जा रही है बनेगी, उसमें ये प्रायोरिटी रहेगी सेंटर के साथ मिल के ये सारी चीज़ें चलें, और ये जो हमारा हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल कर एक स्ट्रीम लाइन किया जाए, नौजवान को कुछ मिले। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो ऑप्शन नहीं होगा, दैट विल बी अ कंपल्शन, क्योंकि इफ़ यू हैव टू ग्रो बियॉन्ड वेयर वी आर, उसके लिए फिर दो चीज़ें लाजिम है। एक तो यू हैव टू ग्रो इन एन इंटेग्रेटेड फैशन, द इरा ऑफ साइलोज इज ओवर, आप अलग बैठ के नहीं रोक सकते। स्पेस सेक्टर को आपने सीक्रेसी के पर्दे में रखा। जब मैं पहली बार गया था श्री हरिकोटा, डॉक्टर राधा कृष्णन हमारे मित्र भी थे, उनको मैंने यहाँ एडवाइज़र लगवाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर इन द मिडल ऑफ द नाइट आई विल टेक यू टू अ स्पॉट वेयर इवन द साइंटिस्ट आर प्रोहिबिटेड। तो क्या स्पॉट था कि जहाँ सुबह 4 बजे रॉकेट जाना था। तो मैंने कहा राधा, आई ट्राई टू लर्न वन न्यू थिंग एवरी डे। व्हाट आई लर्न टुडे इज कि टू रीच दिस स्पॉट either one should be as eminent a scientist as you are or as जगाड़ू as I am। तो फिर मैंने कहा यार व्हाट इज द फन इन डूइंग दिस। मोदी जी के आगे जब बात ये रखी तो पहली बार, विच वॉज अनबिलीवेबल, किसी ने प्राइवेट सेक्टर के लिए स्पेस को खोला। अब देखिए उसी से ये क्वांटम जंप हुआ। हमें इंटेग्रेटेड फैशन से ग्रो करना पड़ेगा, और वो सेक्टर जिनको हमने पूरी तरह पोटेंशियल जिनका एक्सप्लोर नहीं किया वो करना पड़ेगा। तो जम्मू कश्मीर हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इफ द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी हैज़ टू ग्रो फर्दर। सो इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 370-35 को लेकर बड़ी सियासत चल रही है आजकल, और अक्सर जो पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस है, वो लगातार ये आरोप कर रही है कि लूटा जा रहा है जम्मू कश्मीर को, और फॉरेनर्स के हाथ, गैर रियासतियों के हाथों में सब कुछ चला गया जी, और स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं है। हाउ फार इट्स करेक्ट, और किस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को जवाब दिया जाए? अब ऐसा है कि मुझे लगता है इसकी जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है कि आप ये तो नहीं अपेक्षा करेंगे कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस हमारी पीठ थपथपाए। अगर वो पीठ थपथपाएंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा? सो इन ऑपोजिशन विच दे आर डूइंग एंड दे विल ट्राई टू क्रिएट और पॉसिबली मैन्युफैक्चर अ नैरेटिव व्हिच सूट्स देम। लेकिन जैसे मैंने कहा, आम आदमी उससे कन्विंस नहीं है,
ये 370 का मुद्दा, मैं पहले ज़माने में 20 साल पहले भी, जब मैनी पीपल रिफ्यूज टू बिलीव, मैं कहा करता था कि कश्मीर का इशू है ही नहीं, हमने कह के बनाया है। मैं उस ज़माने में भी कहता था जम्मू कश्मीर इज़ अ स्टेट, वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, लाइक आंध्र प्रदेश, लाइक पंजाब, लाइक हरियाणा। बार बार कहते हैं कश्मीर इशू को बनाते हैं। अभी 370 इशू भी सियासतदान बना रहे हैं, आम आदमी के लिए इशू ही नहीं है, और आम आदमी इससे मुतमईन है वो ना हो। एंड देन आजकल वोटर बड़ा चला गया, आपने देखा ये जो आपके एग्जिट पोल क्यों ख़राब हो रहे हैं, उसके ऊपर एक ने केस स्टडी की और आखिरी उसने बताया कि वोटर भी झूठ बोलता है एग्जिट पोल सर्वे से। तो अभी बीजेपी का एग्जिट पोल क्या है सर जम्मू कश्मीर को लेकर? हम तो आश्वस्त हैं कि बहुमत से सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, आउट ऑफ हिज ओन या किसी का सहारा लेना? ऑन आर ओन। हम उसी लक्ष्य के साथ चुनाव में उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। से के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एक विकास की दौड़ शुरू हुई, और जैसे टेररिज्म कैपिटल बनाकर रख दिया प्रधानमंत्री ने उस टैग को उतारकर जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बनाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व भारत गर्व, विकास और सांस्कृतिक स्वाभिमान के साथ ऊपर उठ रहा है।